बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। आज हमने खुसूसी तौर पर दावत दी जॉन हुसैन साहब को। ईरानी सहाफ़ी हैं, आप इनको पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स पर देख रहे होते हैं, खबर भी दे रहे हैं, तज्जिया भी कर रहे हैं ईरान की इस वक्त सूरत हाल पर और अमेरिका इसराइल ने जिस तरह से जंग मुसल्लत की हुई है ईरान पर, उसके बाद के हालात पर। जॉन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज वक्त दिया, पहली दफ़ा आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये बताएं, आज मैंने देखा कि बड़ा अहम बयान जो जेरूसलम पोस्ट से लेकर अल जज़ीरा पर भी हर तरफ ये है इसराइली आर्मी चीफ का, और उनकी काबीना के लोग भी कह रहे हैं आज तक किसी आर्मी चीफ ने ऐसा बयान नहीं दिया कि हमारी फौज अपने ही वजन के नीचे दब जाएगी, हमें और फौजियों की जरूरत है। आपकी नजर में ऐसा क्या हो गया है कि इसराइल को फौजियों की कमी का सामना हो गया है? तो वो तो फौज आमने सामने तो लड़ नहीं रही, वो तो सिर्फ मिसाइल और ऊपर से जहाज भेजकर ही मुकाबला कर रहे हैं या जंग छेड़ रहे हैं। सामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। एंड यू योरसेल्फ, आप माशाल्लाह एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं, मैं आपको दिखता भी हूँ। तो सर, अगर बात करें कि क्या हालत इन्होंने की है ईरानियों ने वहां पे, तो ये तो उनका जो मेयर है उनके एक शहर का, वो खुद आपको बता रहा है कि हम हार चुके हैं, हम हार चुके हैं, झूठ बोल रहा है नेतन्याहू। वो खुद कह रहा है चीख चीख के कि भाई हम हार चुके हैं, नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। आपको पता है हिजबुल्लाह ने 96 ऑपरेशन किए हैं 24 अच्छा घंटे में अच्छा, इसराइल के अंदर, ठीक। और 84 मरखावा टैंक्स डिस्ट्रॉय किए हैं। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस तादाद में हिजबुल्लाह ने इतनी बुरी तरीके से इसराइल को डिफीट किया है वहां पे लैंड फोर्सेस में। एयर की और मिसाइलों की और ड्रोन्स की तो हम बात अलग से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हिजबुल्लाह ने इतनी बुरी हालत की है कि इसराइल को इस वक्त रिजर्विस्ट जो है वो बुलाने पड़ रहे हैं। जमीनी जंग के अंदर तो वो खुद के फौजी तो इस्तेमाल करेंगे नहीं इसराइली, वो अमेरिकन सोल्जर्स को जो है वो आगे भेजेंगे ईरान के लोगों के साथ लड़ने के लिए और शिकस्त खाने के लिए। तो आई थिंक देखा ये जा रहा है कि, और अभी रॉयटर्स की खबर आई जिस बाय द वे, कि अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्सेज के अकॉर्डिंग 30% ही सिर्फ मिसाइल जो है वो उसकी ईरान की इफेक्ट हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, जबकि ये वो 30% है जो नोन है। मतलब अननोन जो ईरान की टोटल कैपेसिटी वो तो अभी पता ही नहीं है। तो आई थिंक क्लियर है कि इस जंग के अंदर जो इसराइल के ऊपर जिस तरीके से आई थिंक हमले हो रहे हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और नेगोशिएशन हो रही हैं, उसके बावजूद जो हमले चल रहे हैं जिस शिद्दत के साथ, तो क्लियर है कि अब इसराइल ऑफ रैम्प चाहता है, अमेरिका को धकेल के आगे करके वो चाहता है कि अमेरिका पीस करे ताकि इसराइल निकल सके। मैं आपको ये बात बताऊं, अच्छा, ये इसराइल चाह रहा है कि इस जंग को रोका जाए क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन ईरान किसी भी तरीके से ऑफ रैम्प नहीं दे रहा इसराइल को ना अमेरिका को। इसकी क्या वजह है? ईरान का भी तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो क्यों ईरान उन शराइत पर नहीं मान रहा है इस वक्त? यानी पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पर आपको ईरान किस तरह से नजर आ रहा है? नो डाउट ईरान के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, 40,000 बिल्डिंग्स भी तबाह, डिस्ट्रॉय या डैमेज हुई हैं, 250 से ज्यादा हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और फैसिलिटीज और ये सारी चीजें भी डिस्ट्रॉय हुई हैं। नो डाउट रेस्क्यू टीम्स पे भी टारगेट किया गया, आवाम के अंदर भी जो है वो बॉम्बिंग की गई, डबल टैप स्ट्राइक्स की गई। बट उसामा साहब, जैसा कि आपको पता है कि जंग के अंदर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू जो है वो देखा जाता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव देखें तो उनका ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज, कोट एंड कोट, जो कि हुआ नहीं। फिर उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज किया और भाई जो आगे पीछे जो बातें करते हैं कि मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दें और न्यूक्लियर खत्म कर दें, वो भी उन्होंने कोशिश की करने की, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली अभी तक ईरान के मिसाइल चल रहे हैं, लेकिन उनके जो थर्ड इंटरसेप्टर्स हैं और पेट्रियट इंटरसेप्टर्स हैं और उनकी जो टॉमाहाक मिसाइल्स है अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा, वो जो है वो खत्म हो रहा है, उसका स्टॉक पाइल बिल्कुल खत्म पे। और ईरान के अगर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स देखें तो ईरान के शुरू में कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स वो रखता है जो जंग करता है, वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ आता है। ईरान का ऑब्जेक्टिव उस वक्त सिर्फ डिफेंड करना था और सर्वाइव करना था। बाद में ईरान ने ना सिर्फ डिफेंड किया और सर्वाइव किया, बल्कि एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स मेंटेन किए। किस चीज के? यूएस के जो बेसिस हैं जो अटैक कर रहे थे डायरेक्टली ईरान को, उनके ऊपर अटैक करने के लिए, दूसरा इसराइल को डायरेक्टली डैमेज करने के लिए, और तीसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक और ऑब्जेक्टिव ईरान ने ऐड किया। तीनों ऑब्जेक्टिव्स पे ईरान आप देख रहे हैं कि सुपीरियरिटी हासिल कर चुका है, बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम्स के कि मैं तो जीत चुका हूं, मैंने जो है सब कुछ तबाह कर दिया है, मुझे आयतुल्ला बनाने वाले ईरान के। बावजूद इस रेटरिक के आपको नजर आ रहा है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं हुई है। और इसलिए इस ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के थ्रू अगर आप पैरामीटर्स लें तो हर पैरामीटर के अंदर ईरान जो है वो एक मजबूत पोजीशन के अंदर और एक सुपरसीड पोजीशन के अंदर जो है वो आगे आ रहा है। और इसीलिए ईरान नेगोशिएशन नहीं चाह रहा है इस वक्त, ऑल्दो वो डायलॉग करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि सोल्यूशन अगर हो तो वो परमानेंटली हो। और ईरान की नजर में वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन यही है कि अमेरिका जो है वो यहां से छोड़ के चला जाए बेसिस। अच्छा, बेसिस को भी निशाना बनाया, उसकी वजह से खलीजी ममालिक में बड़ी बेचैनी है। आज भी ये खबर आई कि एक पाकिस्तानी और जहां बाग हो गया है अबू धाबी में, प्रोजेक्टाइल्स गिरे हैं। लेकिन उससे पहले जो आपने खबर शेयर की, मैं आपको उसको नाज़रीन के लिए भी शेयर कर दूं। वाशिंगटन पोस्ट कहता है एक्सक्लूसिव,
The US military has fired more than 850 Tomahawk cruise missiles in 4 weeks of war with Iran, burning through the precision weapons at a rate that has alarmed some Pentagon officials. ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि 850 टॉमाहॉक मिसाइल, जो ज्यादातर उनके मिसाइल थे, उन्होंने 4 हफ्तों में चला दिए। इसका मतलब जॉन ये है कि अमेरिका या उनकी जो भी थिंक टैंक में सोच थी वो ये थी कि शायद जंग इतनी लंबी नहीं चलेगी, इसीलिए तो उन्होंने शुरू में इतने ज्यादा मिसाइल चला दिए कि अच्छा दबाव में डाल देंगे और अपनी शरारत पर मनवा लेंगे। उसामा साहब देखिए, मिसाइलें जो ये चला रहे हैं, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ चला रहे हैं। ब्रह्माबाद की फैसिलिटी के ऊपर, यस की फैसिलिटी के ऊपर, और कुछ फैसिलिटीज ऐसी हैं जो अंडरग्राउंड है। ये करते क्या है, ये रोज आते हैं और रोजाना आके ना 10-15 मिसाइलें दागते हैं उसी जगह पे जहां बेसिस है, जहां से मिसाइल्स आ रही हैं। 10-15 मिसाइल दागने के बाद नजर आता है कि उन्हीं बेसिस के अंदर से और रॉकेट जो है वो उड़ना शुरू हो जाते हैं, मिसाइलें उड़ना शुरू हो जाती हैं। ये अपना स्टॉक सिर्फ और सिर्फ जाया कर करके, और मासूम बच्चों के ऊपर, मीनाब के स्कूल के ऊपर टॉमाहॉक मिसाइल गिरा था, ये अपने ये जो कर रहे हैं, नो डाउट नुकसान ऐसा नहीं कि नहीं किया, मोबाइल लॉन्चर्स को उन्होंने तबाह भी किया है, लेकिन जो बेसिस हैं जिसके अंदर से रॉकेट्स जा रहे हैं, उनकी डेप्थ इतनी है कि यूएस की ट्रेडिशनल मिसाइल्स तो क्या, अगर GBU-57 बॉम्बर भी यूज किया जाए जिसकी रेंज 60 मीटर है, वो भी जो है वो ईरान के मिसाइल स्टॉकपाइल को टच नहीं कर सकता। और इसीलिए हमें नजर आता है कि वो जिस शिद्दत के साथ वो मिसाइलें यूज कर रहे हैं, वो किसी तरीके से उनकी डेस्परेशन है कि किसी तरीके से हम जो मार्केट में बोल रहे हैं ये बात कि हमने सब कुछ, हमारी माइट ने सब कुछ तबाह कर दिया ईरान के अंदर, किसी तरीके से वो बात सच हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वेव्स पे वेव्स जो है वो नजर आती। बीच में एक खबर आ रही होगी, आपको याद है कि सब कम क्यों हो गए, हमले कम क्यों हो गए, ईरान के हमले कम क्यों हो गए। फिर आपने एकदम से देखा, अली रारजानी के बाद आपने देखा कि एकदम से जो है वो प्रेशर बढ़ा और जो वेव्स थी वो पुरानी वेव्स कुछ भी नहीं लग रही थी। तो आई थिंक अब जो ये मिसाइल्स दाग रहे हैं, अब आई थिंक वो एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम टारगेट हिट कर सकते हैं, जबकि फायदा कुछ नहीं हो रहा उस पर। 10,000 बोलते हैं, 15,000 बोलते हैं, 20,000 बोलते हैं, टारगेट हिट किए हैं। और ये इस चीज को बोलने से आई थिंक नजर नहीं आ रहा कि कोई टारगेट जो है वो अफेक्ट हुआ है, ऑल्दो लीडरशिप को नुकसान पहुंचा है, ऑल्दो जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनके अंदर तबाही भी हुई है। लेकिन आई थिंक जो भी इनके मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक अहदाफ हैं ईरान के पूरे हो रहे हैं, और आई थिंक मेंटेन रखा हुआ है इन्होंने। जॉन, आपने ये बात की इसराइल वाली, बहुत कम लोगों ने इस तरफ निशानदेही की, जितने भी लोगों से मेरी बात होती है, क्योंकि ज्यादातर अगर हम देखें तो ट्रंप की जुबान से भी ज्यादा अल्फाज ये निकलते हैं कि खलीजी ममालिक, उनका बड़ा नुकसान हो रहा है, दे आर माई फ्रेंड्स, बार बार कहते हैं। अभी उन्होंने कहा जी $2,000 अरब, $2 ट्रिलियन दे वर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अमेरिका, नाउ दे आर कॉलिंग मी, व्हाट्स हैपनिंग। तो वो बड़े परेशान हैं कि जी खलीजी ममालिक $2,000 अरब सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमीरात, UAE, ये इन्वेस्ट करने जा रहे थे। तो क्या इसका मतलब है कि वो ममालिक समझ रहे हैं कि उनके लिए बड़ा नुकसान इसमें हो रहा है और उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो जाएगा? उनका प्रेशर आ रहा है कि अमेरिकन बेसिस तो थी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो तो अब प्रोटेक्शन क्या है, वो तो बेसिस खाली करनी पड़ गई। देखिए, बिल्कुल इनको यही लग रहा था ममालिक को कि अमेरिका का बेसिस होना एसेट है। और देखिए ये प्रोजेक्शन, ये दिखाया जाता है कि बरादर मुसलमान ममालिक जो है ना, वो कभी भी जंग नहीं चाहते, ये बोला जाता है। लेकिन उसामा साहब, फ्रॉम द फर्स्ट डे, जंग शुरू होने से पहले, बल्कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी दिखा रहा हूं कि किस तरीके से स्ट्रैटो टैंकर्स, F-35 और रिफ्यूलर्स और स्ट्राइकर ग्रुप्स बाकायदा जो है वो प्रिंस सुल्तान, अल दफरा, अल सालिम, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्टिविटी बेस, इन सारे मुसलमान बरादर बेसिस के ऊपर ये सारे स्ट्राइकर ग्रुप्स मौजूद थे। अभी भी मैं, जब हमले होते हुए आ रहे हैं, अभी भी मैं कांस्टेंट ट्रैकिंग अपने ट्विटर पे भी डालता रहता हूं कि किस तरीके से कौन से बरादर मुसलमान मुल्क का कौन सा स्ट्रैटो टैंकर जो है वो इजरायली जहाजों को तेल पिला रहा है। तो देखिए, ये जो बात आई थिंक ये जो ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, इनकी पॉलिटिकल डायनेस्टीज भी डिपेंड करती हैं अमेरिका की सपोर्ट के ऊपर, और इनका अपना जो सिक्योरिटी बैकग्राउंड है वो कुछ भी नहीं है, इनके पास अपना कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक इनकी सपोर्ट, बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, अगर मुझे इजाजत दे बोलने की, आई थिंक सेंसरशिप नहीं होगी आपके उसमें, तो जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, उसने कहा है कि कतर, सऊदी अरेबिया और UAE हमें सपोर्ट कर रहे हैं ईरान में अटैक्स पे। तो इन मुल्कों का नुकसान नो डाउट हो रहा है और इन मुल्कों के अंदर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो ये मुल्क बेसिकली यूएस को ही रिप्रेजेंट करते हैं इस रीजन के अंदर, अकॉर्डिंग टू देयर बेसिस एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्राइक्स दैट आर हैपनिंग। और सबके ऊपर अटैक नहीं किया ईरान ने, ना तुर्की के ऊपर मारा, ना अजरबैजान के ऊपर मारा, ना ओमान के ऊपर मारा। तो आई थिंक अभी जो चल रहा है सिलसिला वो यही चल रहा है कि सबसे पहले ये अरब ममालिक जो है वो बर्दाश्त की कुव्वत नहीं रखेंगे। और दिखाया गलत जाता है कि इजराइल के ऊपर कम अटैक्स हो रहे हैं, अरब ममालिक के ऊपर ज्यादा हो रहे हैं। अगर आप यहां का अपना डेटा उठा के देखें तो ज्यादातर अटैक्स इस वक्त इजराइल के ऊपर हुए हैं, बाकी सारे अटैक्स सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इन 6 ममालिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये आपको आई थिंक मिल जाएगा, मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको डेटा जो ईरान की तरफ से। एंड मैं कंप्लीटली रॉन्ग टू से कि इजराइल के अंदर कुछ नहीं हो रहा। जी जॉन, आप जाहिर है कि यकीनन इसमें बेहतर राय दे सकते हैं, आपका नॉलेज मुझसे इसमें कोई शक नहीं कई गुना ज्यादा होगा। मैंने ये पढ़ा है कि फ्यूचर में जो भी नजर आ रहा है
उसमें कहीं ना कहीं डिफेंस के डायनेमिक्स में ईरान शामिल हो सकता है यहां खलीजी ममालिक के साथ, क्योंकि गारंटी तो अमेरिका नहीं कर सका। तो अगर फ्यूचर के डायनेमिक्स बनते हैं, कोई मुज़ाकरात हो जाते हैं और ऐसा माहौल कल को बन सकता है कि तमाम ममालिक में जब भी इकट्ठे हों, चाहे उसमें टर्की भी शामिल हो सकता है, दीगर ममालिक भी होंगे, कि जी अब जो भी हमने डिफेंस के लिहाज से चीजें देखनी है उसमें ईरान भी शामिल करें ताकि आइंदा ऐसे हालात पैदा ना हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि अमेरिका और इसराइल उसमें शामिल ना हो लेकिन बाकी सारे ममालिक मिलकर आपस में एक कोई चीज ऐसी तय करें कि जी हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे कुछ भी? साहब आई थिंक ये इनएविटेबल है, ये होना ही होना है कि अरब ममालिक को कल को रियलाइजेशन होगी कि ये लाइबिलिटीज हैं जो पाली हुई हैं। अभी भी 1.7 ट्रिलियन डॉलर जो कह रहे हैं कि हम देंगे, कैसे देंगे, कहाँ से दुबई देगा? मतलब वहां पे तो मतलब सब होटलों को निशाना बना रहे हैं अब तो आई थिंक इनएविटेबल है कि रियलाइजेशन होगी अरब ममालिक को कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, कतर, ये सारे ममालिक एक साथ रशिया, चाइना के साथ एक मिलकर अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनाए जिस तरीके से यूरोप ने बनाया हुआ है। इसकी इंपेडिमेंट या इसकी जो हिंड्रेंस है वो सिर्फ इजराइल की तरफ से, सिर्फ अमेरिका और इजराइल की तरफ से इसमें रुकावट आ सकती है। वरना अभी देखें जंग मुझे लग रहा है अभी रुकेगी नहीं, अभी और बढ़ेगी। नवंबर तक, कम से कम नवंबर तक मुझे लग रहा है जंग चलेगी मेरे ख्याल में। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है बहुत खून बहने वाला है, लेकिन बहरहाल इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा इस पूरी जंग का वो यही होगा कि रीजनल डायनामिक्स विल टोटली चेंज, दे विल कंप्लीटली चेंज। एंड आई थिंक ये नजर आएगा सबको। ये जो बात हो रही है कि अमेरिका 10,000 मजीद फौजी यहां पर भेज रहा है, वो वाकई क्या जो ट्रूप्स हैं ऑन ग्राउंड वो उतार सकते हैं? ऐसा सोच सकते हैं करने का, या ये सिर्फ दबाव के लिए है टैक्टिक्स? और खारग जो बंदरगाह है वहां पर वो चाह रहे हैं कि हम उसको कैप्चर कर लें, वो इस तरह की बात भी करते हैं। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए? उस पर बमबारी तो बहुत ज्यादा की है। पहले मैं एक्सपेक्ट करता था कि अमेरिका जो है वो नहीं करेगा अटैक ईरान के ऊपर। मैंने इसके ऊपर जो है वीडियो भी डाली थी कि नहीं करेगा, और मैंने बताया था कि मिडिल ईस्ट के तरफ जंग जाएगी। बहरहाल मैं गलत साबित हुआ, क्योंकि मुझे ये असम्पशन थी कि अमेरिका रैशनल एक्टर मॉडल के ऊपर चलता है, वो सोच समझ के जो है स्ट्रेटेजी के साथ फैसले लेता है। लेकिन उसामा साहब, जिस तरीके से जा रही है जंग, बगैर किसी स्ट्रेटेजी के, बगैर किसी मंतक के, बगैर किसी एंड के, मुझे ये नजर आ रहा है कि ना सिर्फ वो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करेगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि शिद्दत के अंदर आके और डेस्परेशन के अंदर आके अपने जो इजराइल है, अपना जो उसका रीजन में बैठा हुआ है, उसको वो इशारा करेगा और कहेगा कि भाई जरा एक छोटा सा डर्टी बॉम्ब भी आप चला दें ईरान के ऊपर। हो सकता है। यस, दिस इज व्हाट आई हैव बीन प्रेडिक्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट। तो मुझे नजर आ रहा है कि अभी ग्राउंड फोर्सेस ये भेजने की गलती करेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा करें, लेकिन ये करेंगे। और इनको ठीक ठाक जो है वो, क्योंकि देखिए एयर सुपीरियरिटी तो फिर भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिवली एयर सुपीरियरिटी है अमेरिका और इजराइल की, लेकिन ग्राउंड के ऊपर बर्गर किंग खाने वाले और एसी में रहने वाले इनके ट्रूप्स, जिनका मोरल ऑलरेडी डाउन था और वो जेरल्ड आर फोर्ड के सीवेज सिस्टम को चोक कर करके अपने घर जाने के लिए जा रहे थे, बेताब थे। आई डोंट थिंक कि वो लड़ाई कर पाएंगे ईरान के उन लोगों के साथ जिनके खून में, जिनकी आंखों में खून है कि उनको आयतुल्लाह खामनेई की शहादत का बदला लेना है। तो आई थिंक ग्राउंड के ऊपर बहुत ज्यादा इनका खून बहने वाला है, और अमेरिका के अंदर हो सकता है एक पोजीशन ऐसी आए कि टोटली सिस्टम जो है वो चेंज हो जाए इस ग्राउंड ऑपरेशन के बाद। मतलब दे आर ऑलरेडी एट अ बॉइलिंग पॉइंट। निक फुएंटेस, टकर कार्लसन, कैंडिस ओवेंस, ये जो राइट विंगर्स हैं, और लेफ्ट विंग पे जो हमारे मैक्स ब्लूमेंथॉल, ओवन जोन्स, ये जो चेंक और जितने भी लोग हैं, हम लोगों को नजर आ रहा है कि इजराइल फर्स्ट का जो सेंटिमेंट है वो अमेरिका की पॉपुलेशन के सामने आ चुका है। और अगर ट्रूप्स ऑन ग्राउंड होता है और अगर लाशें अमेरिका के अंदर आती हैं, तो ये लाशें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर इजराइल की वजह से आएंगी। और इनके यंगस्टर्स को पता है ये बात कि अमेरिका की जो जंग है वो अमेरिका की नहीं थी, वो इजराइल की थी। तो आई थिंक कि पूरा अमेरिका का सिस्टम जो है, रेजिम चेंज जो अमेरिका चाह रहा था ईरान में करना, आई थिंक वो अमेरिका में पहले होने का खदशा ज्यादा है, ईरान के अंदर नहीं है। और आई थिंक ये डर्टी बॉम्ब भी इजराइल, अमेरिका नहीं चलाएगा लेकिन इजराइल चला भी सकता है फर्दों के ऊपर, ये बात दिखाने के लिए कि हम तुम्हें मैस डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है, बट हो सकता है अल्लाह करे ना हो ऐसा। वही, इसीलिए तो जंग के बारे में कहा जाता है आगाज तो कर सकते हैं लेकिन उसके बाद जंग के अपने ही डायनामिक्स होते हैं, पता नहीं किस वक्त कहां चली जाए। क्योंकि अभी मैं लेटेस्ट खबर देख रहा हूं कि पासदारान इनकलाब की खलीज में अमेरिकी फौजी मराकज को निशाना बनाने की धमकी, अवाम को दूर रहने की हिदायत। तो अटैक्स तो भी चल रहे हैं। आपने जो नवंबर की बात की उसमें तो मिड टर्म इलेक्शन आ जाएंगे अमेरिका में, क्या आप उस वजह से कह रहे हैं? दूसरा ये कि जो आपने शुरू में बात की थी, इसका मतलब यह हुआ कि ईरान की बर्दाश्त की सलाहियत ज्यादा है। दिहाइयों से सैंक्शंस की वजह से, पाबंदियों की वजह से उन्होंने 95% अपनी खुराक का इंतजाम खुद करना शुरू कर दिया, अपने असले का इंतजाम खुद करना शुरू कर दिया, सेल्फ रिलायंट हो गए, माशी हालात उनके बहुत खराब हुए। लेकिन वो इस तैयारी में थे कि कभी भी ये हो सकता है, क्योंकि पहले उन पर इतनी ज्यादा सैंक्शंस थी, चीजें उस तरह ही नहीं आ सकती। जंग में यही होता है ना कि आपके लिए तिजारत मुश्किल हो जाती है और अटैक्स हो रहे हैं, तो वो तो जंगी हालात का सामना कर रहे थे, इसलिए शायद उनकी बर्दाश्त ज्यादा है। लेकिन नवंबर तक तो ऐसा लगता है दुनिया की बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, जो बात आप कर रहे हैं।
रावत साहब, नवंबर तक मेरा ये ख्याल है। बहरहाल मुझे नहीं पता कैसे, बस मुझे एक फीलिंग है कि नवंबर तक ये चलेगा। अब उस पर देखें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अच्छा। लेकिन बर्दाश्त की जहाँ तक बात करें, ईरान चाहे तो इस जंग को नवंबर से भी आगे खींच लें। देखें, ईरान के पास अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईरान की जो अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैं, टूथपिक से लेकर रॉकेट तक ईरान खुद बनाता है सब कुछ, क्योंकि सैंक्शंस थी। जो चीज़ इंपोर्ट करनी होती है वो चाइना से इंपोर्ट करता है, राइट? तो ईरान के पास ऑलरेडी जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। तेल अपना जो है वो ईरान बेहतरीन तरीके से, जो जितना पहले नहीं बेचता था उससे ज्यादा अब 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे हो गया है। पहले 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे था। तो जंग से पहले से ज्यादा वो अपना तेल बेच रहा है, और अच्छे रेट पे बेच रहा है। $80 से ऊपर बेच रहा है, जबकि वो पहले $40 या $38 तक बेचता था। तो देखिए, ईरान की इकोनॉमी तो बेहतरीन चल रही है इस जंग की वजह से। दूसरी चीज, ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज या डिफेंसेस है, मैं उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फॉर्दो के ऊपर जो भी ड्रामेबाजी पहले हुई कि फॉर्दो को हिट कर दिया हमने, न्यूक्लियर तबाह कर दिया और सब कुछ कर दिया, आपने देखा डिफेंस इंटेलिजेंस असेसमेंट भी आई, रिपोर्ट आई DIA की, और IAE की रिपोर्ट भी आई, और अभी पता चल गया सबको कि जितनी भी बातें थी फॉर्दो के हवाले से और दूसरी फैसिलिटीज के हवाले से, वो सारी बातें गलत थी। और पहले हम भी ये कह रहे थे यहाँ बैठे हुए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, डैमेज कुछ भी नहीं हुआ। तो देखें, ये जितना भी आई थिंक कोशिश कर लें, कभी ना कभी, ये सवाल ये नहीं है कि ईरान की मिसाइल्स कब तक चलेंगी, सवाल ये इनके इंटरसेप्टर्स कब तक चलेंगे, ये सवाल है। और बर्दाश्त की कुवत ईरान कितनी रखता है, ये सवाल नहीं। मेरी नजर में सवाल ये है कि सबसे ज्यादा इस जंग को आगे ले जाने की हिम्मत किसके अंदर है। ऑल प्लेयर्स के अंदर अगर देखें तो रिलेटिव पोजीशन में कौन सबसे ज्यादा बर्दाश्त रखता है। अरब ममालिक ने तो आज तक एक फुलझड़ी जो है वो लगती भी नहीं देखी बुर्ज खलीफा के आसपास, वो अब मिसाइलें जो है वो उड़ती भी देख रहे हैं। तेल अवीव के अंदर और इसराइल के अंदर 1973 के अंदर, 1967 के अंदर जितनी भी वॉर्स हुई, यौम किपोर वॉर हुई, 6 डे वॉर हुई, ये छोटी छोटी जंगें इसराइल ने लड़ी हैं, उनके अंदर भी बर्दाश्त की कुवत नहीं है। अमेरिका की अगर पोजीशन देखें तो उसका जो ग्लोबल ऑयल का प्रोजेक्शन है, उसकी जो ग्लोबल इकोनॉमी है, उसका जो डी डॉलराइजेशन का खतरा है, क्योंकि युआन पावरफुली आगे आ रहा है, और उसके साथ साथ जो इसके ऊपर अपनी जो क्रेडिबिलिटी की क्वेश्चन, क्योंकि पूरा डॉलर देखे ना, फियाट करेंसी है, वो पूरा कॉन्फिडेंस के ऊपर बेस्ड है कि अमेरिका की माइट है। जिस दिन वो खत्म हो गया, अमेरिका के पास 8 गुना ज्यादा जीडीपी से ज्यादा 8 गुना ज्यादा डेट है। जिस दिन भी खत्म हुआ तो लेंडर्स जो जिन्होंने पैसे दिए वो आगे खड़े भी होंगे कि भाई पैसे वापस करो। तो आई थिंक बहुत बुरी हालत अमेरिका की भी होने वाली है इस चीज के अंदर, अगर ईरान इसको खींचता रहा, और ईरान इसको खींच सकता है, नवंबर तक खींचेगा मुझे ये लगता है। और हो सकता है कोई अमेरिका के अंदर नई रिजीम अगर आए तो उसके साथ जो है वो मुआहिदा होके, सीज फायर होके शायद ही खत्म हो, मेरी नजर में। अच्छा, आपने हुर्मुज़ फिर क्या तब तक बंद रहेगी? और दूसरा मेरा सवाल, क्योंकि बस आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, 5 मिनट और, कि क्या चीजें जिस पे दोनों अग्री कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। 15 अमेरिका की तरफ से चीजें आ गई हैं, 6 शराइत ईरान की तरफ से आ गई हैं कि जी आप बेसिस भी यहां से आप ले जाएं। अमेरिका कहेगा हमारा इन्फ्लुएंस ही खत्म हो जाएगा इस इलाके से, वो कैसे इसको कबूल करेगा? तो अभी तो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। आपको क्या लगता है कौन सी बातें शायद जिस पर दोनों एग्री कर सके? साहब मुझे लगता है कि अग्रीमेंट और नेगोशिएशन के लिए सबसे पहले ट्रस्ट चाहिए होता है। वो तो नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल गारंटीज शो करनी पड़ेंगी अमेरिका को। फॉर एग्जाम्पल 3 बेसिस अपने खाली करते हैं। लेट सपोज अमेरिका कहता है मैं 3 बेसिस खाली कर रहा हूं, बाद में सऊदी अरब का हम बाद में देखेंगे, ठीक है, सऊदी अरब को भी छोड़ देते हैं, हम कतर से, कुवैत से, बहरीन से, और एक मुसलमान मुल्क, एक अरब मुल्क जो है वो टूटने वाला है। मैं आपको इतना बता दूं, पहले मैंने कहा था एक मुल्क टूटने वाला है और वो टूट गया, इराक ने अलाउ कर दिया अजदल शाबी को ऑपरेट करने के लिए। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं कि अब एक और अरब मुल्क जो है वो बहुत जल्द आपको नजर आएगा, वो टूट जाएगा, अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा। अच्छा। तो इन मुल्कों से 3 से लेट सपोज अमेरिका कहता है कि हम जो है वो एग्जिट कर रहे हैं, एक गुडविल जेस्चर है, ईरान बोलेगा चलें जी ठीक है। और साथ ही साथ ईरान ने कहा है कि आप जंग रोकें अक्रॉस एवरीवन, मतलब हिजबुल्लाह, हमास, सबके ऊपर आपने जंग रोकनी है। तो देखिए, अग्रीमेंट तो करने के लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप चाहिए होगा। दूसरा ये कि ईरान जिस तरीके की डिमांड्स रख रहा है, अमेरिका ने जो 15 नुकात दिए उसके अंदर सिर्फ डिमांड्स नहीं थी, बल्कि उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज भी थी जो उन्होंने दिखाई थी। और ईरान कह रहा है कि भाई हम लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसे वो कहता है ना ट्रम्प के, आयतुल्लाह एंड आई आर गोइंग टू कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो लोगों ने मीम्स भी बनाई कि उसको स्टीयरिंग व्हील जो है वो बच्चे को जैसे पकड़ा देते हैं साइड पे। तो देखिए, ईरान कह रहा है कि भाई आप आ जाएं, आप ग्राउंड पे आए ना, आप आ जाएं, इफ यू आर अ माइट, और आप माइट हैं और आप नेवी आपकी स्ट्रांग है, तो आप आए ना। अगर आपने सब कुछ खत्म कर दिया तो आप आ क्यों नहीं रहे? वो अपनी कश्तियों को जो है वो इजाजत भी दे पा रहे। तो आई थिंक मेरे नजर में उसामा साहब, आई थिंक अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू एटलीस्ट इवैक्यूएट फ्रॉम द बेसिस। उसके बाद फिर भी ईरान के ऊपर कोई फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं कि कोई नेगोशिएशन हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट इनको यहां से निकलना चाहिए। नहीं निकलेंगे तो अभी देख लीजिएगा, गलती ये करेंगे, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की ये गलती करेंगे, और फिर इनको मजबूरन जो है वो जलील होकर आई थिंक अरब ममालिक फिर खुद से बोलेंगे कि भाई, हाथ जोड़ के कि भाई अमेरिका प्लीज तुम यहां से चले जाओ। अभी तो वो साथ लड़ रहे हैं ना, लेकिन बाद में वो बोलेंगे कि चले जाओ। और आई थिंक एक मुल्क अभी जल्द जो है वो टूटने वाला है।
और रजीम चेंज का तो चले वो तो खत्म हो गया, मेरा ख्याल है वो तो अब डिमांड भी नहीं है अमेरिका की तरफ से, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम की है कि उसको थोड़ा कर्टेल किया जाए कि चाहिए इसराइल तक तो ना पहुंचे, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। और न्यूक्लियर प्रोग्राम का तो ईरान तो कहता है कि हमारा बम बनाने का कभी कोई इरादा ही नहीं था, आयतुल्ला की तरफ से भी ये स्टेटमेंट थी, बल्कि उनका फतवा था कि ये तो इंसानी जानों के लिए खतरा है, लिहाजा में नहीं, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में चाहिए। उस पर कुछ नेगोशिएशन हो सकती हैं, मिसाइल प्रोग्राम या न्यूक्लियर प्रोग्राम, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, या वहां भी नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ईरान ने तो पहले भी आप देखें ना लास्ट नेगोशिएशंस के अंदर ईरान ने, मेरे ख्याल में तो ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को 60% बनाया भाई इनरिचमेंट पे इसलिए ताकि नेगोशिएशन कर सके। मेरे ख्याल में 3.67% से ज्यादा तो वैसे भी इनको मतलब इनको वैसे भी इनरिचमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि इनका फतवा है और ये सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम ही बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ डराने के लिए और ताकि इनका एक प्रेशर बना रहे अमेरिका के ऊपर। आई थिंक उसके लिए वो 60% पे रखते हैं ताकि 90% पे उसको एस्केलेट कर सके जब उनका दिल चाहे। तो देखिए आई थिंक दिखाने के लिए ये रखा हुआ है, और बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, पहले भी किया है 3.67%, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसामा साहब बात सारी ये है कि क्यों करेंगे, वाई शुड दे डू इट। कोई गारंटी है अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से कि वो हमले जो है वो परमानेंटली बंद हो जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस ऐसी कोई गारंटी नहीं आती जो कि प्रैक्टिकली देखी जा सके, क्योंकि देखिए कोई मुल्क गारंटी नहीं लेगा अमेरिका या इजराइल के लिए, पाकिस्तान भी गारंटी नहीं ले सकता कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो हम अमेरिका को अटैक कर देंगे, ये तो आई थिंक कोई भी मुल्क नहीं लेगा, राइट? तो आई डोंट थिंक कि कोई गारंटी ले सकता है अमेरिका के लिए, एंड अमेरिका हैज टू प्रैक्टिकली शो कि वो ये चीज जो है वो करना चाह रहे हैं। और बिल्कुल न्यूक्लियर प्रोग्राम पे क्यों नहीं निगोशिएट करेगा? ईरान ने तो पहले भी मना नहीं किया, ओमान ने कह दिया था कि ईरान जो है वो तैयार है डाइल्यूट करने के लिए भी, तो व्हाई नॉट। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन ईरानी साफ़ी, आपने वक्त दिया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें हमारे सामने रखी हैं। तो जॉन ने कहा है कि शायद नवंबर तक ये जंग चले और ईरान इस जंग को इससे भी शायद आगे ले जा सकता है, इतना कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनके सबसे बड़ी जो अर्निंग का सोर्स था तेल, वो पहले से ज़्यादा बिक रहा है। तो उनकी इकॉनमी पहले ही बिल्कुल बाकी सब दुनिया से कटी हुई थी, तो उसी में वो गुजारा कर रहे थे, इसके लिए तो तैयार है। हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम मजीद इसी हवाले से बात करेंगे। अहमद हसन अलअरबी साहब हमारे साथ होंगे, वो हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। उनसे भी हम ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे, देखते हैं कि वो इस बारे में क्या बताते हैं, क्या प्रेडिक्शन है उनकी जंग के बारे में। ब्रेक के बाद मशहूर मारूफ तज्जियाकार अहमद हसन अलअरबी ने मुझे ज्वाइन किया है। अहमद भाई बहुत शुक्रिया। अभी ब्रेक से पहले मेरे साथ जॉन हुसैन थे, वो कह रहे थे कि हो सकता है कि नवंबर तक भी ये जंग जारी रहे ईरान की। वो कहते हैं मेरे पास कोई इस बारे में खबर तो नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं। कहते हैं कि पहले ये भी हुआ कि मेरा ख्याल था कि शायद अटैक ही ना हो, लेकिन मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। मुझे लगता था कि रैशनली अमेरिका सोचेगा इस तरह जंग की नहीं होगी नौयत, कुछ पता नहीं आता जंग में क्या हो। आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अभी, उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम नजर आ रहा है, और अभी जर्मन एहलकार की तरफ से, उनकी अहदेदार की तरफ से बयान आया कि पाकिस्तान का इसमें रोल नजर आ रहा है, और हो सकता है यहाँ कोई मुज़ाकरात मुलाकातें भी आगे जाकर हों। आप क्या देख रहे हैं इस जंग के बारे में? बहुत शुक्रिया। देखें उसामा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन हमेशा से कोट की जाती है। वो कहते हैं यू कैन स्टार्ट अ वॉर बट यू कैन नॉट डिसाइड व्हेन द वॉर इज गोइंग टू एंड। जब आप जंग शुरू कर देते हैं, ये जंग ही है जो डिसाइड करती है कि वो कब खत्म होगी। जो डायनामिक्स होते हैं वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। जितनी ओपिनियंस हैं, ये जो हमारे भाई जॉन साहब जिनका तस्करा कर रहे हैं उन्होंने भी दिए, वो भी ओपिनियंस हैं, वो भी कोई हतमी फैक्ट्स नहीं हो सकते, क्योंकि जंग खुद डिसाइड करेगी कि उसने कब खत्म होना है। हम सिर्फ फैक्चुअली चीजों को देख सकते हैं और उसमें ओपिनियन जो है वो हमारी डिफर कर सकती है। दूसरी बात ये कि हम जो अपनी फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं वो भी रैशनल के ऊपर करते हैं, हम एक लॉजिक के ऊपर करते हैं, ये एज्यूम करते हुए कि जो एक्टर्स हैं वो एक लॉजिक के साथ एक्ट करेंगे। उसमें अगर कोई वो द मैड किंग थ्योरी अगर उसको इंप्लीमेंट किया जाए कि कोई बिल्कुल बेवकूफों वाली हरकतें करेगा, तो उसको आप एनालिसिस के अंदर नहीं लेके आ सकते। सो रैशनल और लॉजिक ये कहती है कि जंग में इस वक्त 3 फरीकैन है, एक का नाम इसराइल है, एक का नाम ईरान है और एक का नाम यूएस है। यूएस के अंदर की जो इस वक्त पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को अगर आप पढ़ें और उसके बाद आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेटमेंट्स देखें, अमेरिका के अंदर होने वाले पोल्स और एनालिसिस को देखें, आप ये देखें कि अगर 82% अमेरिकन पॉपुलेशन जो है वो ये नहीं चाहती कि ईरान के खिलाफ जंग हो। जिस तरह से सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को डिमोनाइज किया गया फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, उसके बाद जब उनको शहीद किया गया तो अमेरिका के अंदर कोई जश्न नहीं मनाया गया जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक पॉपुलर लीडर है, पॉपुलर सेंटिमेंट लेके आए,
उस पॉपुलर लीडर का बहुत तेजी से वो अनपॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि उसने ईरान के ऊपर इसराइल को सपोर्ट किया जंग करके। जब जंग इन्होंने लॉन्च की उसके 24 घंटों के अंदर अंदर ही दोनों में इख्तलाफात इसराइल और ईरान में शुरू हो गए। मार्को रूबियो ने कहा रजीम चेंज तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने तो सिर्फ इंटेलिजेंस दी थी, अटैक तो इसराइल ने किया। फिर इन्होंने अपने प्रोपेगेंडा माउथ पीसेस से ये खबरें छपाना शुरू कर दी कि जी हमने तो सऊदीया के कहने पे किया, वो झूठ बोलना शुरू कर दिया। इट शोज कि अमेरिका जो है इस जंग के अंदर एक हद से ज्यादा अपने आप को कमिट नहीं करना चाहता। अभी भी जो पीस डील टॉक्स चल रही हैं वो। दूसरा एक्टर है ईरान। जाहिर है ईरान ने जंग शुरू तो नहीं की। ईरान तो अपनी इकोनॉमी को देखेगा। ईरान क्यों चाहेगा कि खित्ते के अंदर जंग फैले या जंग बढ़े? ईरान को तो कोई शौक नहीं है जंग करने का, तो वो भी यही चाहता है कि डीएस्केलेट हो। तीसरा एक्टर है इसराइल। इसराइल के अंदर उनकी अपनी मजबूरियां हैं। जब उन्हें उनके ऊपर ये अटैक किया ईरान ने, तो जिस तरीके से धज्जियां उड़ चुकी हैं इसराइल की, इन सेंस के 5% इसराइली इसराइल छोड़ के चले गए। नेतन्याहू के खिलाफ बाकायदा प्रोटेस्ट 5% छोड़ के जा चुके हैं। नेतन्याहू के खिलाफ बाकायदा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसराइल के अंदर जो टेक इंडस्ट्री है वो यूरोप और अमेरिका में शिफ्ट होती चली जा रही है। अमेरिका में आज से पहले इसराइल इतना हेटेड नहीं था जितना वो आज है, और अमेरिका की जो सपोर्ट है उसके ऊपर इसराइल बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो इसराइलीज को ये लगता है कि उनको कोई ना कोई जंग चाहिए मिडिल ईस्ट के अंदर, कोई वॉर चाहिए, कोई आउटसाइड वॉर चाहिए, एक सेंस ऑफ यूनिटी अचीव करने के लिए अपने घर के अंदर। तो उनके लिए जंगें ये लाइफलाइन है। इसी वजह से पिछले 800 दिनों में चौथी दफा इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया, क्योंकि ये जंगें अगर ना हो तो इसराइल अंदर से ही इरोड कर जाएगा। सो ये अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो दो मेन एक्टर्स जो है ईरान और यूएस, वो ये चाह रहे हैं कि जंग डीएस्केलेट हो। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि जंग डीएस्केलेट होगी। एक स्पॉइलर एलिमेंट है इसराइल का, वो चाहता है कि जंग मजीद फैले, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। अगर आप इसको 100 के हिसाब से देखें तो 33% प्लस 33%, 66% चांसेस हैं कि जंग जो है वो डीएस्केलेट हो, और 33% चांसेस हैं कि जंग फैले और बढ़े। बड़े अच्छे तरीके से आपने चीजें बताई, बड़ा लॉजिकली। लेकिन एक थ्योरी ये कहती है कि हर एक अपनी थ्योरी पेश करता है कि जी इसराइल लॉबी तो बड़ी खुश है, और उनके जो हॉक्स हैं या उनकी स्टैब्लिशमेंट है वो बड़ी खुश है कि खलीजी ममालिक आपस में लड़ रहे हैं, खित्ते में आग लगी हुई है, अमेरिका इस्तेमाल हो रहा है, और हम तो सबको लड़ा रहे हैं, हमारे लिए इतना ज्यादा नुकसान नहीं है, जितना हो रहा है ये काबिल बर्दाश्त है, इसलिए कि वो ग्रेटर इसराइल की तरफ हमें जाना है, उसके लिए सब रियासतें कमजोर होंगी, आपस में लड़ेंगी, इनकी इकॉनमी सफर करेगी, अंदर से कुछ खलफिशार हो सकता है, तभी तो हम इस तरफ आ सकेंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ जो भी ये बात कर रहे हैं कि इसराइल इस वक्त खुश है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। उनके लिए जंग का होना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे बताया उनके लिए तो लाइफलाइन है कि मिडिल ईस्ट में जो जंगें हो रही है। उन्होंने 70 के अंदर ये प्लान, ऑडिट यूनियन प्लान उन्होंने दिया था कि हमने मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम ममालिक को आपस में लड़वाना है। वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। बाकायदा लिखा हुआ है उसमें कि हम जो मुल्कों के अंदर ये सेक्टेरियन वायलेंस वगैरह कराते हैं, इससे गुजारा नहीं होगा, हमें नेशनल लेवल पे मुल्कों को आपस में लड़वाना है, और बेहतर है कि 2 से ज्यादा मुल्क आपस में लड़ें। तो उनकी तो ये ईरान ने भी जिस तरीके से अटैक्स किए और जो सारा कुछ हुआ, मैं इसी वजह से ईरान की इस पॉलिसी के साथ डिसएग्री करता हूँ। शुरू से डिसएग्री करता हूँ ईरान की इस पॉलिसी के साथ कि उन्होंने मिडिल ईस्टर्न कंट्री स्पेशली सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक के ऊपर अटैक किया। इट वाज काउंटर प्रोडक्टिव। तो इसराइल तो यही चाहता है, लेकिन बहुत हद तक ये साजिश भी नाकाम हो चुकी है उनकी। इसी वजह से आपको वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। और ये जंग के लिहाजा, और इसी वजह से जो बातें ये हो रही है कि डीएस्केलेशन करवाई जाए, इसराइल नहीं चाहता कि डीएस्केलेशन हो, वो यही चाहता है कि इसी तरह का एनवायरनमेंट कंटिन्यू। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि जंग शुरू होने से 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी इसराइल गया। अब जब नरेंद्र मोदी वहां पे गया तो उस दिन, जिस दिन उसका विजिट स्टार्ट हो रहा था, उस दिन नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल की जुडिशरी में फाइनल वर्डिक्ट आना था, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कम से कम 10 साल की नेतन्याहू को सजा होगी। नेतन्याहू ने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल के ऑफिस से एक लेटर जुडिशरी में गया कि क्योंकि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, इस वजह से मैं अदालत के अंदर नहीं आ सकता। उसने वो पेशी को अवॉइड किया। जब जैसे ही नरेंद्र मोदी गया, 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर ईरान के ऊपर हमला हो गया, और उसके बाद नेतन्याहू ने बाकायदा एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया। उसने कहा कि जी इसराइल बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, हमें जंगों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा मेरे से ये केसेस उठाए जाए। तो आप सिर्फ इक्वेशन को, सिर्फ ग्रेविटी को समझे कि उन लोगों के लिए कितना जरूरी है ये जंग। और ये जंग जितनी बढ़ती रहेगी, अमेरिका जितना इन्वॉल्व रहेगा, और मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वाने की जितनी कोशिश की जाती रहेगी, उतना ज्यादा इसराइल के लिए फायदा है। अगर ये तीनों चीजें कम हो जाएं, अगर मुसलमान मुल्क आपस में ना लड़े, अमेरिका इस जंग से पीछे हट जाए, और तीसरा डीएस्केलेशन हो जाए खित्ते के अंदर, तो ये इसराइल के लिए सुसाइड है, उसके लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा, जिस तरह के अंदर के उनके हालात है। ठीक। अच्छा, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्कस इस हवाले से, यानी जंग से बाहर लोग हैं, उनमें पाकिस्तान, इस्लामाबाद हो रहा है।
अभी खबर आई कि अब भारत $25 अरब की खरीदारी करने जा रहा है, उनकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है, और उसमें S-400 डिफेंस सिस्टम और अटैक इसमें ड्रोन्स और ये सब कुछ। वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, सब परेशान है। उनकी तज्ज़िया अगर आप देखें आपको ऐसे लगेगा जैसे वो अभी कोई कपड़े फाड़ देंगे, अपने बाल नोचेंगे कि जी ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, फलां हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी ऐसी बात है। इसमें पाकिस्तान के किरदार के बारे में ये मैं और आप नहीं, रॉयटर्स की सर खबर है कि 2 शख्सियात की जान बचाने में पाकिस्तान किरदार है, जिनको हिट लिस्ट पर रखा हुआ था इसराइल ने, और वाशिंगटन को पैगाम दिया कि नहीं, जिनमें वजीर खारजा इराक़ची साहब और स्पीकर उनके हैं पार्लियामेंट के ईरान के। तो पाकिस्तान जितना कर सकता है, शायद कम लोग ये कर सकते होंगे कि कम से कम ये डीएस्केलेशन ही है ना जी। और इसमें भी ये देखिए कि सऊदी अरब और यूएई रिस्ट्रेंट उनका शो करना बाकी ममालिक का, कि बेसिस देना और बात है, बरह रास्त वो जंग में शामिल नहीं हो रहे। तो ये तो इसराइल के लिए एक मसाइल खड़े कर रहा है पाकिस्तान इस लिहाज से कि उसको वाशिंगटन पर प्रेशर डाला, इसराइल की लिस्ट पर थे, और अब तक जो जो लिस्ट पर थे वो उसको उनको मारते चले जा रहे हैं। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो कह रहे हो कि हाँ जी अब इसको मारेंगे, कहीं ना कहीं जाकर उन्होंने हिट किया है उनको। तो ये तो कोई छोटी बात तो नहीं है डीएस्केलेशन के लिए पाकिस्तान का इतना बड़ा रोल, और भारत को पसंद नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, ऐसे आपने बिल्कुल सही इसकी तशखीस की है। देखें, पाकिस्तान, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो ये जो इस वक्त हमारी नेगोशिएशंस, मीडिएशन चल रही हैं, जिस तरीके से हमारी लीडरशिप इसको ट्रीट कर रही है, ये कोई हवा में नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि आर्टिफिशियली 4-5 मुल्क बैठे, उन्होंने लॉबी की, उसके आपस में लीडर्स के अच्छे ताल्लुकात थे, और उसकी वजह से जिस तरह का ये शेडी बिजनेस इंडिया करता है। आपने एप्स्टीन फाइल्स जब आई तब आपने देखा कि किस तरीके से बैक चैनल के थ्रू अमेरिका को इंडिया एक्सेस कर रहा था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लॉबिंग है इंडिया की अमेरिका के अंदर, फिर भी एप्स्टीन आइलैंड और इस तरह के शेडी वेज का सहारा लेना पड़ा अमेरिकन जो कैबिनेट है या अमेरिकन पार्लियामेंट या अमेरिकन लीडरशिप तक पहुंचने के लिए। पाकिस्तान का इस वक्त जो रोल है वो हार्ड अर्न्ड रोल है, वो मेन स्ट्रीम का रोल है, वो किसी रोग नेशन का रोल नहीं है। और हमें ये जो इज्जत मिली है, ये हमें जो ग्रेविटी, जो लिवरेज हमें इस वक्त मिला है, वो हमने कोई भीख मांग के नहीं इकट्ठा किया, वो हमने खून और पसीना, खून बहा के उसको कमाया है। बड़ा हार्ड अर्न्ड है। इंटरनेशनल रिलेशंस का ये प्रिंसिपल होता है कि जो चीज आपको खून बहा के मिलती है, जैसे मिसाल के तौर पे सुल्तान अब्दुल हमीद के पास थियोडोर हर्जल आया और आके कहता कि मुझे आप जेरूसलम दे दें यहूदियों को, तो सुल्तान ने आगे से कहा कि ये मेरे पास मुस्लिम उम्मत की इमानत है, हमने भी खून बहा के लिए, तुमने लेना है तो तुम भी खून बहा के लो। ठीक। सो पाकिस्तान में भी जो मई के अंदर हमने इंडिया को मार के गिराया, हमने अपना खून दिया है, हमने अपनी जानें दी है, हमने शहादतें दे के ये इज्जत जो है हमने अर्न की है, ये हमें बड़ी अजीज है। और इसको खत्म करने के लिए भी आपको उसी तरीके से जिस दिलेरी और बहादुरी के साथ, शुजात के साथ पाकिस्तानी लड़े हैं ना, इंडिया को भी वही करना पड़ेगा जो अगले 2000 साल ये नहीं कर सकते। सो ये इनकी प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है, जब पाकिस्तान की एक ग्रेविटी है, पाकिस्तान की एक स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान का एक कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बना था ना, उन्होंने कहा था कि हमारे आइडियोलॉजिकल एथॉस और इनके आइडियोलॉजिकल एथॉस में जमीन आसमान का फर्क है। जब पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री दैट इज मेड इन द नेम ऑफ इस्लाम, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो कि फिरकावारियत से ऊपर है, जो कि एथनिसिटी से ऊपर है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसका पूरी मुस्लिम दुनिया के साथ आइडियल रिलेशनशिप है। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री जो पोल्स ऑफ द वर्ल्ड यानी अमेरिका, चाइना, रशिया के दरमियान में नेविगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। और आजकल के दौर में ये रिमोट वॉरफेयर जो वबाले जान बनी हुई है पूरी दुनिया के लिए, कि समझ में नहीं आ रहा रिमोट वॉरफेयर में कैसे लड़ना है। अगर जंग जीत भी जाए तो उसको इंफॉर्मेशन डोमेन में कैसे ट्रांसलेट करना है और उसको आपने डिप्लोमेटिक डोमेन में कैसे ट्रांसलेट करना है। ये जो इवॉल्विंग वॉरफेयर है, जो आज तक इंसानी तारीख में इतनी तेजी से इवॉल्व नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। और कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमारी लीडरशिप की, अफवाज की ट्रेनिंग में ऐसी करवा दी है कि पूरी मुस्लिम दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान है जिसका एक्सपीरियंस है रिमोट वॉरफेयर में नेविगेट करने का और अपने सक्सेस को फॉरेन पॉलिसी डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन में, इंफॉर्मेशन डोमेन में ट्रांसलेट करने का। इस वजह से जो पाकिस्तान है वो इस वक्त पूरी दुनिया का सेंटर बना हो। बहुत शुक्रिया अहमद हसन अलअरबी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ी ज़बरदस्त आपने इंफॉर्मेशन एनालिसिस हमसे शेयर किया। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं एक वीडियो पर बात करना चाह रहा हूँ। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा वायरल है और पता नहीं क्या कुछ हमारे ऑपरेशन थिएटर्स में हो रहा है, क्योंकि तो बनाने वालों ने खुद शेयर कर दी। एक टिकटॉक का जुनून, फैमिली व्लॉगिंग का जुनून हमें ले बैठा है। लेकिन मसला ये है कि हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर, एक ही ऑपरेशन थिएटर है, उसमें एक वक्त में 2 ऑपरेशन हो रहे हैं। सी सेक्शन ऑपरेशन है जो डिलीवरी के लिए होते हैं, और इसमें नजर ही आ रहा है और खुद बता रहे हैं मेडिकल स्टाफ के लोग जो खवातीन हैं कि जी ये मुकाबला चल रहा है। डॉक्टर आयशा, डॉक्टर तैयबा हैं, इनके दरमियान मुकाबला हो रहा है। ये कौन सा
जो इस वक्त पैनल बना हुआ है दोनों हॉस्पिटल में एक ही थिएटर में कि कौन पहले ऑपरेशन मुकम्मल कर लेता है सी सेक्शन का डिलीवरी के बाद, और उसमें आवाजें आ रही हैं कि जी जल्दी करो जल्दी करो, आप जल्दी करें, आप पीछे रह जाएंगे जी, फलां डॉक्टर साहब खड़े हैं और वो इसमें देखेंगे कि जी कौन सही ऑपरेशन कर रहा है, कौन सही नहीं और कौन जल्दी करता है। तो ये आवाज़ें साथ साथ आ रही हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि ये हमारे ऑपरेशन थिएटर्स में हो रहा है, किस कदर खौफनाक सूरत हाल है, और ये वीडियो वायरल हो चुकी है। अब जाहिर है कि इस पर एक्शन तो होगा, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो, क्या किया जाए, क्योंकि पहले भी ये पाबंदी लगी कि जी मोबाइल आप ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसी हरकतों की वजह से फिर इस तरह की पाबंदी लगानी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स की तरफ से था कि हमें मोबाइल की जरूरत इसलिए भी होती है कि किसी मरीज के लिए हमें किसी से बात करनी है, कोई हमें उसकी कोई रिपोर्ट कहीं शेयर करनी है, तो हम जल्दी अगर शेयर करेंगे, जल्दी अपने कंसल्टेंट से या किसी सीनियर से बात करनी है, जो इनको अटेंड करा था उससे बात करनी है, मोबाइल ही हमारे पास होगा तो फौरी तौर पर किस तरह रब्ता करेंगे या हम किस तरह रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। लेकिन किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल फिर उस पर मुकम्मल पाबंदी का बायस बन जाता है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे हॉस्पिटल्स में यहाँ पर ये कुछ हो रहा है, और उसकी तशहीर भी कर रहे हैं और बड़े फ़ख्र से कि देखिए जी ये कुछ तफरी का सामान हो रहा है कि मुकाबले चल रहे हैं। यहाँ पर इतना सेंसिटिव मामला होता है, किसी की जान का मसला बन सकता है। एक ज़रा सा भी आप टांका या कोई भी इक्विपमेंट थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए, कि जल्दबाजी का एक खेल नहीं है कि आपने जल्दी करना है, कोई मुकाबले हो रहे हैं कि जनाब पता नहीं यहाँ कोई आप कसाई हैं कि आप यहाँ पर बकरे ज़िबा कर रहे हैं और कौन कितनी जल्दी कर लेता है। ये इंसान हैं, जीते जागते लोग हैं और ज़िंदगियों का मामला है, और इसमें ख़ानदान इसमें साथ शामिल होते हैं और उनकी इजाज़त भी नहीं ले रहे, और हॉस्पिटल के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर इस तरह की वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। अल्लाह ताला हमारी हालतों पर रहम करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।